गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह और इस ऑनलाइन शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने अभी तक तरंग गति और ध्वनि का सिद्धांत उठाया है प्रथम प्रश्न पत्र कक्षा 11 का और कक्षा 11 और इसके अंदर ज़्यादा चैप्टर नहीं है, 3 चैप्टर हैं। अंतरिक्ष मैकेनिकल वेव, प्रोग्रेसिव वेव और इन तरंगों का परावर्तन और अपवर्तन हाइगेंस साहब ने किया था। इस पर कुछ व्याख्या, तो ये थोड़ा बहुत फिजिक्स में भी मिल जाता है, इसलिए मैं कुछ वीडियोस आपको दूसरे लोगों को भी डाल देता हूँ कि ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर कर सकें। तो पेज भी दे मिल जाता है आपको और कुछ मेरे वीडियो कुछ अदर्स के, तो आप अपने आराम से उसको पढ़ सकते हैं। तो ये तीसरा पेपर, ये लास्ट पेपर है कक्षा 11 का। उसके बाद हम लोग कक्षा 12 की किताब में जाएंगे। उसके अंदर भी 3 पेपर हैं, तो एक एक वीडियो बना के हम लोग चाहेंगे तो 6-7 वीडियो में इसको ख़त्म कर सकते हैं और पेज भी आपके पास मिल जाएगा और कोशिश करके देखते हैं। तो आइए देखते हैं तरंगों का परावर्तन अपवर्तन में क्या है। तो तरंगों की अभिलाक्षणिक विशेषताएं हैं और हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है, इसका द्वितीयक तरंगिकाओं का, जिसे स्नेल का सिद्धांत भी कहते हैं, और इनके परावर्तन जो है और अपवर्तन के अलग अलग नियम हैं। थोड़ा कुछ आंकिक है और अभ्यासी प्रश्न है, यही पढ़ना है। तो तरंगों की विशेषताएं तो आप जानते ही हैं कि तरंगों में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है और भौतिक माध्यम में गुणों पर निर्भर होती हैं तरंग, जैसे कि गैस में, सॉलिड में, और जो है तो तरंग के आयाम आवृत्ति या स्वरूप पर निर्भर नहीं करता है, वो तो उसके माध्यम पर निर्भर करता है। और व्यतिकरण विवर्तन भी होता है, जिसे हम आपको क्लास 12 में पढ़ाएंगे। तो आप देखें कि डोरी पर, कंटेंट्स को मैं हमेशा ले रहा हूँ आपको, डोरी पर स्पंद द्वारा तरंगों के गुणों का प्रदर्शन अगर आपको करना है तो तरंगों का परावर्तन कैसे होगा कि आप एक तरह से, जब आप एक दृढ़ सिरा आधार से बांध दें स्प्रिंग का और दूसरे सिरे को ऊपर नीचे हिलाकर एक अनुपस्थ स्पंदन प्राप्त करें, तो ये सिद्ध होता है कि आपतित स्पंद दृढ़ सिरे से पहुंचकर लोप हो जाता है तथा एक अन्य स्पंद दृढ़ सिरे से वापस लौटता है। स्प्रिंग के साथ आप ये करके देख सकते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि डोरी से भेजा गया स्पंद दृढ़ सिरे से परावर्तित हो जाता है। इससे भी ज्ञात होता है कि परावर्तन मतलब के कणों का विस्थापन जो आपतित स्पंद होगा आपका, जो ये स्पंद इसको बोल रहे हैं, ये ऊपर नीचे होके जाएगा, तो उसी के 180 अंश पर परिवर्तित हो जाता है तरंगों का। मतलब ये इस तरह से गया तो जो लौटेगा तो इसी पर 180 अंश पर बनाते हुए लौट जाता है। तो इसे तरंगों का परावर्तन कहते हैं। और तरंगों का परावर्तन या अपवर्तन, अगर एक हल्की और भारी डोरी, आपको फिर से समझ लीजिए, परावर्तन अपवर्तन, भारी डोरी परस्पर बांधकर साथ साथ एक मुक्त 2 व्यक्तियों को पकड़ा दें और हाथ में हिलाकर एक डोरी से स्पंद करके आघात करें कि डोरियों की संधि पर पहुंचने पर यह स्पंद एक अंश पहली डिग्री में परिवर्तित हो जाता है, जबकि दूसरा अंश दूसरी डोरी में पारगत होकर आपतित स्पंद की दिशा में ही चलने लगता है। इससे यह सिद्ध होता है कि 2 माध्यम में संधि पृष्ठ पर जो युगपत परावर्तन अपवर्तन होता है, इससे परावर्तित तथा आपतित आयाम जो होगा आपतित स्पंद से कम हो जाते हैं जब परावर्तित होते हैं। तो ये आप फिर तरंगों की आत्मनिर्भरता भी, तरंगों की एक दूसरे पर आत्मनिर्भरता होती है कि यदि हम जो है अगर इसको देखें, यदि हम एक लंबी डोरी से 2 सिरे 2 अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में पकड़ लें, ठीक ही एक समय पर दोनों लोग विपरीत दिशाओं में स्पंद अगर पैदा करें, जिस तरह से यहाँ PQ किया हुआ है स्पंद और निस्पंद, तो इसे हम कहते ही हैं, जान रहे हैं आप, करते हैं, तो ये पाया जाता है कि जब दोनों स्पंद एक दूसरे को पार करते हैं, तो जिस स्थान पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ये, तो व्यतिकरण के कारण, यहाँ पर व्यतिकरण एक शब्द है जो कक्षा 12 में आप जान जाएंगे, के कारण डोरी की आकृति थोड़ा सा बदली हुई प्रतीत होती है, लेकिन क्रॉस करते समय ये अपने मार्ग पर फिर वैसे ही अपने रास्ते में
बिना किसी टकराए ही वापस हो जाते हैं। इससे ये सिद्ध होती है कि माध्यम में चलने वाली दो या अधिक तरंगें परस्पर जो है एक दूसरे पर अनिर्भर होती हैं। तो इसी तरह के तरंगों का गुणों का जल की सतह पर लहरों द्वारा भी आप देख सकते हैं। जल की सतह पर बनने वाली लहरों, जो लहर बनती हैं, तरंग बनती हैं, उसे रिपिल, उर्मिका कहते हैं। और इसे हम प्रयोगशाला में इसका प्रैक्टिकल भी करते हैं। आगे हम इसमें बहुत छोटा सा चैप्टर है, हाइगेंस को ही समझना है कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या था। ये 1678 ईस्वी में हाइगेंस साहब ने हालैंड के थे, और इन्होंने तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि और कहा कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। जब ये तरंगें हमारी आँख से टकराती हैं तो हमें प्रकाश की अनुभूति होती है। और जो मैकेनिकल यांत्रिक तरंगों के चलने के माध्यम के लिए इनको आवश्यकता होती है। यांत्रिक मैकेनिकल तरंग के लिए तो माध्यम चाहिए, इसलिए हाइगेंस ने प्रकाश तरंगों के चलने के का माध्यम जो है एक ईथर की कल्पना की। ईथर एक केमिकल होता है। हाइगेंस ने यह भी माना कि भाई ईथर जो है भारहीन है, घनत्व इसका कम होता है, इसके अंदर इलास्टिसिटी बहुत अधिक होती है, तो यह सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता है। मतलब ईथर में आप कोई भी तरंग डालेंगे तो उसकी सारी चीज़ें आप आराम से देख सकते हैं। तो ईथर में प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए सभी आवश्यक गुण होते हैं। इनके अनुसार प्रकाश तरंगों की लंबाई छोटी होती है। प्रकाश के विभिन्न तरंगों का आभासी तरंग दैर्घ्य की भिन्नता, मतलब एक साइकिल जो आप कहते हैं, एक साइकिल चलेगी तरंग इस तरह से, तो वो दूरी आपकी तरंग दैर्घ्य कहलाती है, तो उसकी भिन्नता। दूसरा सिद्धांत इन्होंने दिया कि जो द्वितीयक का सिद्धांत है, द्वितीयक का सिद्धांत तरंग पूछता है ये अक्सर जो है आपका। तो हाइगेंस ने कहा कि कोई तरंग स्रोत उत्पन्न करता है तो स्रोत के चारों ओर का माध्यम ईथर के कण भी हों तो वो अपने कंपन करने लगते हैं। माध्यम का वह पृष्ठ जिसमें सभी कण समान कला में कंपन कर रहे होते हैं तरंगाग्र कहलाते हैं। ये तो मैंने आपको बताया है। तो किसी तरंग का तरंगाग्र तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, एक तरंग यहाँ कंपन किया तो फिर इधर इतने 5 किए, अब ये 5 फिर आगे बढ़ेंगे, तो यही चीज़ यहाँ पर ये समझा रहे हैं। तो किसी तरंग का तरंगाग्र तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होता है, अर्थात अगर जो है सीधे या पाए लास्ट में गोलीय तरंगाग्र होता है, स्रोत से बहुत दूर होने पर तरंगाग्र समतल होता है। माध्यम में जहाँ भी तरंगाग्र पहुँचता है वहाँ प्रत्येक कण एक नया तरंग स्रोत बन जाता है। मतलब एक नया तरंग स्रोत, देखिए इस तरह से फिगर में, चाहे ये वर्टिकल हो या ऐसे हो, तो ये एक नया स्रोत बन जाता है। तो इस तरह से इन्होंने सिद्धांत दिया कि इसी प्रकार से तरंग आगे बढ़ती हैं। यदि किसी क्षण सभी द्वितीयक तरंगाओं को छूता हुआ पृष्ठ, अर्थात कोई इम्यूनोलप उस समय तरंगाग्र की नई स्थिति को दर्शाता है, मतलब यहाँ से एक नई स्थिति बन जाती है। तो हाइगेंस की यही परिकल्पनाएं थीं जो इन्होंने कल्पना की कि माध्यम में जहाँ भी तरंगाग्र पहुँचता है वहाँ से एक नया तरंग स्रोत बन जाता है, और किसी भी माध्यम में कोई तरंगे उत्पन्न करता है तो स्रोत के चारों ओर माध्यम के कण भी वो समान कला में कंपन करने लगते हैं, इसी तरह के। और फिर परावर्तन में भी इन्होंने नियम दिया, बड़ा सिंपल सा नियम दिया कि अगर कोई तरंग इससे और ऐसे रिटर्न होती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, दो तरंगों को लिया इन्होंने सेम तरंग को एंगल पे डाल के, और फिर लास्ट में इसको आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R तरंग का इन्होंने सिद्ध किया और लिखा, और इसे परावर्तन का दूसरा नियम भी कहते हैं, और यही परावर्तन का पहला नियम भी है। और चूँकि एक ही तल में है तो ये पहला और दूसरा नियम भी यही है। और चूँकि तीनों एक ही तल में है, परावर्तन और अपवर्तन, आपका परावर्तक पृष्ठ भी है, तो इसलिए पहला और दूसरा नियम इसी में है। तो इसी को आप कह सकते हैं हाइगेंस के सिद्धांतों में तरंग के परावर्तन के नियम की व्याख्या। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन का दूसरा नियम भी यही है, और इस पर खींचे गए अभिलंब इसी तल में रहेंगे, इसलिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब
सब एक ही साथ एक ही जगह हैं, इसलिए हम यही परावर्तन का पहला नियम भी है। और अपवर्तन के नियम में इन्होंने भाग दिया कि जब कोई तरंग जो है किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत मुड़ती है। तो ये जो है इन्होंने कहा कि ये जब मुड़ती है तो इसमें जो IR क्वेश्चन बनता है, यह तरंग चाल पहले माध्यम में V1 रहेगी, दूसरे माध्यम में V2 हो जाएगी। तो इसको sin I अपान sin R इक्वल टू V1/V2 एक नियतांक दिया और एक सूत्र बनाया कि ये सूत्र है। और जो है इसे हम स्नेल के प्रकाश के अपवर्तन के लिए पढ़ते हैं। यह केवल बताता है कि I/R एक नियतांक है जो n के बराबर होता है। और इसको आप देख लीजिए, V1 पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, sin I अपान sin R। तो इस तरह से हम इस चैप्टर को चाहें तो ख़त्म भी कर लें, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें छोटे मोटे सवाल हैं। देखें आप, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में प्रकाश के तरंगों की प्रकृति को माना गया है अनुदैर्ध्य तरंगों को लेके ही हम लोग रस्सी से चले हैं। प्रकाश तरंग सिद्धांतों में तरंगों की प्रकृति को अनुप्रस्थ बताया गया है, फ्रेजल ने बताया था। जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हो तो वो निम्नलिखित कौन सा लक्षण बदल जाएगा, उसका तरंगदैर्घ्य निश्चित बदलेगा। क्योंकि साइकिल उसकी, अगर आप तेज़ हवा में साइकिल चलाएंगे तो आपकी पैडल जो है थोड़ा छोटा हो जाएगी पहिया मारने की। तो उसी तरह से जो एक तरंग है, उसका साइकिल है इस तरह का, ये आपका बदल जाएगा। sin I अपान sin R V2 अपान V2 हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अपवर्तन की व्याख्या का परिणाम है। सही बात है। विभिन्न बिंदुओं से मिलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएँ क्या व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं, ये चीज़ मैं आपको 12 में पढ़ाऊँगा भी। दो माध्यम के तरंगों की आंशिक परावर्तन व अपवर्तन होता है। परागमन, तरंगों का आंशिक परावर्तन भी होता है, कुछ परागमन भी, कुछ तरंगें वापस भी लौट जाती हैं। और दो तरंगों की सीमाओं पर ये है। इस तरह से अगर हम देखें तो एक ही माध्यम में अलग अलग तरंगें एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती हैं, ये सत्य है। और लघुत्तरी प्रश्न में अगर आप देख लें तो प्रतिध्वनि क्या है, तो जब आप कोई पहाड़ पे खड़े होकर बोलते हैं तो वो वापस आपको लौट के सुनाई देती है, इसी को आप प्रतिध्वनि कहते हैं। और हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया, 1678 में, मैंने बताई आपको। और इसके परावर्तन अपवर्तन को समझाइए। और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो इसमें क्या क्या परिवर्तन होंगे, तो लैम्डा का तो परिवर्तन हो ही जाएगा। इस तरह के छोटे सवाल भी आपके पास हैं। और बड़े सवालों में भी अगर आप आ जाएं तो वही तरंगाग्र किसे कहते हैं, पिछले चैप्टर में भी हमने आपको पढ़ाया ही। तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, गोलीय, समतल और लंबवत। मैंने आपको वहाँ बताया पिछले चैप्टर में। आप इसको फिर इसमें वही देखिए, 2 सवाल बड़े बनते हैं, लेकिन ये आता ज़रूर है। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत बताइए। तो अपने वीडियो से भी मैं कुछ आपको दे रहा हूँ, दूसरे की वीडियो से भी कुछ दूंगा, दोनों को ज़रूर पढ़िएगा। और स्नेल के नियम, वही द्वितीयक तरंगिकाओं के जो है अपवर्तन की व्याख्या करिए और परावर्तन की व्याख्या करिए। तो परावर्तन का आपने देखा ही, पहला दूसरा नियम, और अपवर्तन में भी आपने देखा। और यह हाइगेंस ने अपना तरंग का सिद्धांत ये परिकल्पना किए थे, तो इनकी परिकल्पना लिख दीजिए। और ये चीज़ आपको, इतने क्वेश्चन बहुत हैं इसके अंदर, और मैं इसकी फ़ोटो कॉपीज़ भी आपको ग्रुप में दे दे रहा हूँ, और साथ ही साथ ये वीडियोस भी, और एक आध वीडियो और भी सुन के मैं जो इस पर बढ़िया बोला होगा। ये फिजिक्स का ही है, तो थोड़ा सा है, हाई स्कूल लेवल का, तो आप इसे पढ़ सकते हैं छात्रों। और मैं कल जो है आपको कक्षा 12 का ये रेडियो रंगीन टेलीविज़न का यही पेपर आपका, 3 पेपर आपका रहेगा। पहले में आप देखें खुद ही, यही 3 पेपर आपके, इसे भी आसानी से आप समझ जाएंगे। और इसके अंदर कुछ ज़्यादा है नहीं, इसके अंदर आपका वही तरंग एवं ध्वनि का सिद्धांत, तो तरंगों का व्यावसायिक परिचय मैंने आपको बता ही दिया है। इसमें तरंगों का अध्यारोपण, व्यावसायिक परिचय में वही आग बुझाना, किसी को झटका लग गया बिजली का, अर्थिंग। और तरंगों का अध्यारोपण आप इसमें थोड़ा सा बताएंगे हम लोग। यहाँ देखिए व्यतिकरण आ गया,
और तरंगों का विवर्तन भी आ गया, विस्पंद क्या है, अप्रगामी तरंग है। तो 4 चैप्टर यहाँ पर हैं करीब आपके, तो इसमें हम 4 चैप्टर पढ़ लेंगे। तो ये भी 5-6 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे और इस तरह से आपका पेपर 1 फिनिश हो जाएगा जुलाई के अंदर। और फिर धीरे धीरे हम लोग और भी पेपर्स को फिनिश कर लेंगे। मार्च अप्रैल में कुछ फिनिश किए ही हैं पेपर 3 को, और उसकी एक्सरसाइज है, और साथ में हम फिर जुलाई में भी इसको पूरा करेंगे कि एक पेपर और ख़त्म हो जाए आपका। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स भी डालते रहें हम लोग, और फॉलो लॉकडाउन का फॉलो करते रहें, नियम का पालन करें। मैनी मैनी थैंक्स।